हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। चलिए आज है 21 नवंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला सवाल हम लोगों ने लिया है कि बिहार के नए सीएम कौन बने। जी हाँ, बिहार में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए। वहाँ पे फिर से एक बार एनडीए ने भारी जीत हासिल करते हुए अपनी सरकार फिर से बनाई और एक बार फिर से हमारे नीतीश कुमार जी को फिर से वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो बिहार के सीएम कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी सम्राट चौधरी, ऑप्शन नंबर सी विजय सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी मोहन चरण मांझी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। तो बिहार की राजनीति के एक ऐतिहासिक क्षण में जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार आज 20 नवंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि नीतीश कुमार ने कई बार शपथ लिया, तो यह हमारा 10वीं बार। यह महत्वपूर्ण घटना बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की शानदार जीत के बाद हो रही है, जिसमें गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें हासिल कर प्रचंड बहुमत दर्ज किया। एनडीए की विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं और पहली बार वह 2000 में मुख्यमंत्री बिहार के बने थे, लेकिन बहुमत न मिलते ही 7 दिन बाद इस्तीफा उनको देना पड़ा था। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और पहली बार यह 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। तो यह बिहार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, क्योंकि बिहार के कामों से थोड़ा बिहार के लोग शायद खुश थे, इसलिए फिर से एक प्रचंड जीत के रूप में उनको फिर से वापस मुख्यमंत्री लाया गया है। तो आइए थोड़ा हम लोग और जानते हैं। विजय सिन्हा जी को और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है तथा सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना थोड़ा बिहार के मुख्यमंत्री अब नए कौन बन गए, फिर से नीतीश कुमार जी। तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया हम लोगों ने पहला सवाल। अब चलते हैं बिहार के थोड़ा स्टैटिक जीके भी जान लेंगे कि बिहार में भी हाल ही में रामसर स्थल खोजे गए हैं, जिसे गोगा बिल कहा जाता है। उसके पहले उदयपुर झील और नागा नक्टी भी यहाँ पे रामसर स्थल, टोटल बिहार में 6 रामसर स्थल हो गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिक जीके डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का। अगला क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए डेविड इज़ेले, ऑप्शन नंबर बी मसाकी कासीवारा, ऑप्शन नंबर सी डेविड बेकहम, ऑप्शन नंबर डी मिशेल बैचलेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिशेल बैचलेट। जी हाँ, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से हमारे मिशेल बैचलेट जी को सम्मानित किया गया है। अब आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं अगले स्लाइड पे। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम लोग। चिली की एकमात्र महिला राष्ट्रपति तथा संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान बैचलेट के आजीवन मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय के प्रति योगदान को मान्यता देता है। बैचलेट ने भारत में मानवाधिकार मुद्दों पर भी स्पष्ट रूप से बोलती रही हैं, जिसमें 2019 से 20 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान नागरिकता संशोधन नियम सीएए की आलोचना, कार्यकर्ताओं के खिलाफ यूएपीए इस्तेमाल पर चिंता, एनजीओ के विरुद्ध एफसीआरए के दुरुपयोग को लेकर चेतावनी आदि शामिल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो यह चिली की एकमात्र महिला राष्ट्रपति तथा संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त थी
मिशेल बैचलेट, जिनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। और उन्होंने हमारे भारत में जो 2019-20 में नागरिकता संशोधन बिल हुआ था उसके खिलाफ की आलोचना की, और कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो यूएपीए के तहत जो एफआईआर दर्ज होता है इस्तेमाल होता है उसकी भी इन्होंने निंदा की, तथा एनजीओ के विरुद्ध एफसीआरए के दुरुपयोग को लेकर भी चेतावनी आदि की इन्होंने निंदा की। इसके तहत इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। आइए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1985 में स्थापित हुआ था। यह उन व्यक्तियों संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास सहयोग, लोकतांत्रिक शासन, मानव कल्याण हेतु वैज्ञानिक खोज में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के रूप में भी जाना कि यह 1985 से स्थापित हुआ था, और इस बार यह किसे दिया गया? मिशेल बैचलेट को, जो कि चिली की निवासी है। तो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब चलेंगे आज के तीसरे क्वेश्चन पे। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा हम लोग देख लेंगे यहाँ ऑप्शन में डेविड सिले जो हैं, डेविड सिले इनको हाल ही में बुकर पुरस्कार दिया गया है 2025 का फ्लैश कृति के लिए। मसाकी कासावरी जो इनको एबल पुरस्कार मिला है 2025 का। और डेविड बेकहम जो हैं ये इनको नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है ब्रिटेन में। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में युवा एआई फॉर ऑल पहल किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। केंद्र सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को जन जन तक पहुंचाने और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए युवा एआई फॉर ऑल नामक मुफ्त राष्ट्रीय ऑफलाइन पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत यह शुरू किया गया। यह कोर्स 1 करोड़ भारतीय नागरिकों को बुनियादी एआई कौशल सीखने का लक्ष्य रखता है। यह अपने तरह का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो स्कूली छात्रों से लेकर पेशेवरों तक हर भारतीय के लिए एआई को सरल भाषा में समझाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र सरकार ने विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत के साथ मिलकर इंडिया एआई मिशन के तहत इसे लागू किया है, युवा एआई फॉर ऑल, जिसमें युवाओं को। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि युवा एआई फॉर ऑल क्या है। यह एक 4.5 घंटे का स्वयं गति ऑनलाइन कोर्स है जिसमें एआई को आसान प्रयोग, समझने योग्य बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कोर्स में भारतीय उदाहरण जैसे सरल भाषा, वास्तविक जीवन की केस स्टडी शामिल है और यह पूरी तरह से मुफ्त है। इसमें फ्यूचर स्किल्स प्राइम और आई गॉट कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। और इस कोर्स को पूरा करने पर विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधा इसका मतलब है कि लोगों को एआई के बारे में उनको जानकारी प्रदान करना है कि एआई का प्रयोग कैसे होता है, एआई से समझ कैसे डेवलप कर सकते हैं, एआई का जो उसकी जो नाकामियाँ, मतलब उसकी जो एडवांटेज उनके बारे में, एडवांटेज हैं उसके बारे में, उसके उपयोग के बारे में, इन सब की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। एक तरह का कोर्स है जो आपको मुहैया कराया जाएगा जो युवा एआई फॉर ऑल के तहत। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसे। तो इस समय जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एआई का दबदबा चल रहा है, हर जगह एआई अपना पाँव पसार रहा है और एआई से संबंधित हर चीज़, अब हर जगह एआई का इस्तेमाल बहुत ही व्यापक रूप से होने लगा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अगले फैक्ट में वन लाइनर के रूप में देखेंगे। आज के हमारे 6 सवाल हैं वन लाइनर में। वन लाइनर के रूप में हम सभी फैक्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का पहला सवाल है वन लाइनर के रूप में। पहला देखेंगे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे 2025 का वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है। तो यह पैरासोशल, जी हाँ, पैरासोशल जो वर्ड है इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि dictionary.com के द्वारा 67 को घोषित किया गया था। इसे dictionary.com के द्वारा 67 वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। फिर अगला देखेंगे कि वर्ष 2026 में कौन सा देश ग्लोबल बिग कैट समिट की मेज़बानी करेगा। तो इसकी मेज़बानी भारत करेगा।
जी हाँ, वर्ष 2026 में कौन सा देश बिग कैट समिट या बिग कैट अलियांस की मेज़बानी करेगा, तो यह भारत रहेगा। जैसा कि बिग कैट अलियांस के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना 2023 में हुई और इसमें कुल टोटल 8 प्रकार के जो बिल्लियों की जात से संबंधित जो जानवर होते हैं, जैसे कि हमारा बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, बिल्ली हो गई, जगुआर हो गया, प्यूमा हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, ये सब शामिल हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि 2026 में कौन सा ग्लोबल बिग कैट समिट की मेज़बानी करेगा, तो यह भारत करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागालैंड में आयोजित हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में साझेदार किसे नामित किया गया है, तो यह इसमें ब्रिटेन को इसमें साझेदार देश के रूप में नामित किया गया है। अगला देखेंगे कि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो यह इनकी 108वीं जयंती मनाई गई। जी हाँ, इंदिरा गांधी जो कि हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बार रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। तो जो कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी। तो इनकी 19 नवंबर 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी इनके अंगरक्षकों के द्वारा। तो 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती मनाई गई है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो इसे बेडू श्रीनिवासन ने जीता है। फिर अगला देखेंगे, दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह कोयम्बटूर में किया गया। जी हाँ, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, या कोयम्बटूर में किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑनलाइन के सारे फैक्ट क्लियर कर लिए सभी 6 सवालों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखेंगे अगले फैक्ट पे, आज के दिन के विशेष में देखेंगे हम लोग। तो आज के दिन के विशेष में हम लोग पढ़ेंगे कि आज के दिन में विशेष में क्या है। तो 1998 में आज ही रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला मॉड्यूल जारिया का प्रक्षेपण किया था। तो ये हमारा आज का पहला फैक्ट हो गया आज के दिन के विशेष में। तो अगला हम देखेंगे कि मिल्खा सिंह का जन्म 1932 में आज ही यानी 20 नवंबर को गोविंदपुरा, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। वह 11 किलोमीटर दौड़कर स्कूल जाया करते थे। 1952 में भारतीय सेना में भर्ती होकर विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे और 1956 के राष्ट्रीय खेलों में 400 मीटर दौड़ में उनके प्रदर्शन के बाद 1956 के ओलंपिक के लिए भारतीय दल से चुना गया और 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ में देश को पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक दिलाया था और 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में हुए कांस्य पदक से मामूली अंतर से चूक गए थे। तो यहाँ पे मिल्खा सिंह जिनकी और इन्हें हम उड़न सिख के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मिल्खा सिंह जो कि इनके नाम पर एक फिल्म भी बनी है और यह हमारे राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक पहला एथलेटिक्स का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था और यह बहुत ही 400 मीटर के बहुत ही तेज़ धावक अपने ज़माने के रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज के दिन के विशेष में डिस्कस कर लिया, 2 फैक्ट थे हमारे। अब चलते हैं आज के स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। स्टैटिक जीके में हम लास्ट में जो कि जैसा कि हर दिन की भांति आज भी हम लोगों ने स्टैटिक जीके में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं उनके कार्यक्रम को रखा है और यहाँ पर हम लोग जानेंगे स्टैटिक जीके में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं उनके कार्यक्रम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है, जो कि A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। फिर बंगाल विभाजन हमारा 1905 में हुआ। जी हाँ, इसे भी आप लोग जानते होंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 को हुआ था। ज़्यादातर से 16 अक्टूबर 1905, इसका अगर डेट भी आपको याद करना है तो 16 अक्टूबर 1905 याद रखेंगे। फिर अगला हम देखेंगे मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था ये 1906 में हुआ था। जी हाँ, ये भी हम याद रखेंगे। इसका भी कभी कभी एग्ज़ाम में हमारे पूछ लिया जाता है, मिलान में या कभी ऑनलाइनर के रूप में। तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी। जी हाँ, सबसे कम उम्र में फांसी खुदीराम बोस को हुई थी, तो इनको 1908 में फांसी दी गई थी। फिर अगला हम देखेंगे मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था, तो यह जैसा कि आप जानते हैं कि यह सांप्रदायिक अधिनियम था और इसे 1909 में लागू किया गया था। इसमें मुसलमानों को पृथक मतदान का अधिकार दिया गया था, जिससे कि ऐसे सांप्रदायिक अधिनियम कहा गया था। सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ अधिनियम था। फिर अगला हम देखेंगे गदर आंदोलन जो कि 1913 में आया था। उसके संस्थापक लाला
हरदयाल और सोहन सिंह भाखना को माना जाता है। और गदर आंदोलन कब हुआ था? यह 1913 में हुआ था। फिर अगला हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई, जो कि 1918 तक चला था। और इसी में वर्साई की संधि हुई थी जर्मनी के साथ, ये भी हम लोग थोड़ा याद रखेंगे, जो कि अपमानजनक संधि थी। फिर अगला देखेंगे गांधी जी का भारत आगमन। जी हाँ, गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? तो इनका दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन 1915 में हुआ था। और इसी दिन 9 जनवरी 1915 को आए थे। और इसी दिन उन्हीं की याद में प्रवासी दिवस भी 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि लखनऊ समझौता कब हुआ? तो यह 1916 में हुआ था। और लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता अगर पूछा जाए तो यह हमारे अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। यह भी हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे कि लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। फिर अगला हम देखेंगे होम रूलिंग आंदोलन, यह 1916 में आया था। इनमें एनी बेसेंट और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हुआ था ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसे, सभी कालक्रम घटनाओं और उनके कालक्रम को यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। तो आज का सेगमेंट हुआ समाप्त। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, तथा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। यह जो वीडियो हो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होता है, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।